मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, देश में बवाल मचा हुआ है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि जो आजादी मिली है यह प्रतिष्ठित आजादी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपना संविधान भी बना लिया, लेकिन जो संविधान के भाव थे उस भाव के आधार पर यह देश नहीं चला। मतलब देश जो आजादी के बाद चला वह निश्चित रूप से अवैध तरीके से चला, इलीगल तरीके से चला। इस बयान को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है और मोहन भागवत के बयान को मैं गंदा बयान ही मानता हूं कि उन्होंने आजादी खंडित आजादी हमें मिली है, यह हम भी जानते हैं और हम भी मानते हैं कि आजादी और खंडित आजादी हमें मिली है। लेकिन खंडित आजादी का कतई अर्थ नहीं है इस देश के लिए जो एक एक बूंद रक्त बहा है वह बेकार में बहा है। गांधी, लोहिया, भगत सिंह, तमाम ऐसे रहनुमाओं ने जो आहुतियां दी है उनकी आहुति बेकार की आहुति हुई। ये तो हिंदुस्तान के इतिहास को खारिज कर देने वाली बात है। ये तो शहादत को अपमानित करने वाली बात उन्होंने कह दी है कि आजादी का कोई अर्थ नहीं है और संविधान का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह देश संविधान के आधार पर नहीं चला। आदरणीय मोहन भागवत जी, यह साफ है कि कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है। अगर यह बयान किसी विपक्ष के द्वारा आया होता तो ना जाने कितने पुतले जल रहे होते, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा होता और लगातार संघ के जो बजरंगी भाईजान हैं उछल उछल करके भारत माता की जय कह रहे होते। लेकिन इस बयान के बाद, क्योंकि सरकार है, आपकी सल्तनत है, आपके मुंह में जो है आप निकलते हैं या भीतर जो है आप उगलते हैं। निश्चित रूप से भारत की आजादी को लेकर के आपका कोई सम्मान नहीं है। सम्मान इसलिए नहीं है कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वैसे खंडित आजादी से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। संघ परिवार का बच्चा बच्चा जानता है और हम भी अब इस शो में हिम्मत के साथ कह रहे हैं, तिरंगा के प्रति संघ परिवार में सम्मान का भाव नहीं था। क्योंकि बड़े बड़े प्रचारकों के मुंह से यह बात मैं सुनता रहा हूं कि ये कैसा तिरंगा है, फहराता है राष्ट्रपति, उतारता है चपरासी। यह पंक्ति, ये मेरी पंक्ति मित्रों नहीं है। यह संघ के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के मुख से इस प्रकार की जो मधुर वाणी है तिरंगा को लेकर के, जिस तिरंगा के सम्मान में लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो तिरंगा की केवल एक कपड़े का टुकड़ा या तीन रंगों का गठजोड़ नहीं रहा। हिंदुस्तान के नौजवान हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम का जय घोष करते अपने प्राणों को न्यौछावर किया। अब उस तिरंगे के बारे में आपका सम्मान ऐसा ही रहा। इस तिरंगा का कोई महत्व नहीं है कि फहराता है राष्ट्रपति, उतारता है चपरासी। क्योंकि उनके लिए सब कुछ गुरु के हैं, प्रतीक के हैं, जो भी कहें, यह सब भाषा है, बकवास है। ये व्यक्ति चले जाते हैं तो तत्व रहना चाहिए। भगवा ध्वज जो है तत्व है। गप सुनने में इतना बढ़िया बढ़िया लगेगा, अभिव्यक्ति इतनी प्यारी लगेगी आपको, तो मत पूछिए। लेकिन उस अभिव्यक्ति के नीचे इतनी बजबजाती हुई, इतनी घिन्न पैदा करने वाली दृष्टि है समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, कि कहा नहीं जा सकता है। ये तमाम प्रकार की बात है जो रह रह करके मोहन भागवत या संघ के कार्यकर्ता और संघ के अधिकारियों के मुंह से निकलता रहता है। मोहन भागवत ने कहा, संविधान और स्वतंत्रता को लेकर के जो बात कही है, मित्रों ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश खंडित नहीं होता तब क्या होता? तब देश किसके हाथ में होता?
देश जब नहीं बटा था, इस देश की दिशा क्या थी, दशा क्या थी? मोहन भागवत कैसा अखंड राष्ट्र बनाना चाहते हैं? उस अखंड राष्ट्र में किसकी कैसी भागीदारी होगी, कौन कहां रहेगा, और भागीदारी हिस्सेदारी का क्या होगा? जिस अखंड भारत की बात मोहन भागवत करते हैं, कम से कम यह भी व्याख्या उनको करना चाहिए कि अगर हमारा अखंड भारत बन गया, जो लगभग कहते रहते हैं कि बस कुछ ही देर है, कुछ ही दिनों की बात है, अब पाकिस्तान तो भिखमंगा हो गया, लाहौर भी अब हमारे पास में आएगा, और पाक अधिकृत कश्मीर तो आ ही रहा है, सिंध आ ही रहा है, अब लाहौर भी हमारे कब्जे में होगा। लेकिन कब्जे में होगा, कब्जा का क्या मतलब है? अखंड भारत का क्या मतलब? उस अखंड भारत में देश का जो दलित है, देश का जो वंचित है, पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, जो हाशिए की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, आपके अखंड राष्ट्र में वे कहां रहेंगे? उनकी स्थिति कैसी रहेगी आपके अखंड भारत में? निश्चित रूप से अखंड भारत को लेकर के मोहन भागवत ने नहीं कहा। या आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं कि वही जो श्रेष्ठवाद है, जो यथास्थितिवाद है, या जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जो मैला ढोने वाले हैं, जो आपका पांव साफ करने वाले हैं, जो आपके कपड़े पीछने वाले हैं, जो आपके लिए अनाज उगाने वाले हैं, जो आपके लिए मलाई तैयार करने वाले हैं, अगर आप मलाई चाटने के लिए अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो शायद आप अखंड भारत नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पा रहे हैं। तमाम भीतर में कुंठा के बावजूद भी, तमाम समता के खिलाफ दृष्टि होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं है यह कह सके कि देश में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। दबी जुबान से बात तो होती है कि इसकी समीक्षा की जाए, और मोहन भागवत का तो नाता तो विवादों से रहा है, और लगातार इस प्रकार की बात कह करके सरकार को भी संकट में डालते हैं, स्वयं को भी संकट में डालते हैं, और समाज को भी संकट में डालते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा था, चुनाव पिक पर था, इन्होंने आरक्षण को लेकर के बयान दिया, भाजपा की दुर्गति हो गई। अभी कुंभ चल रहा है, अब कुंभ में पूरे देश के साधु, महात्मा, संत, बाबा सब लोग पहुंचे हुए हैं। सब लोग अपने अपने पंडाल से, अपने अपने काउंटर से प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हिंदुस्तान को। सब शंकराचार्य जो है एकदम सेना तान करके लगता है सीमा पर संघर्ष करने जा रहे हैं, शहादत देने जा रहे हैं, और वहां बयान दे रहे हैं। जब भैया इतने लोग बयान दे ही रहे हैं, तो आपको बयान देने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि शायद कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि इतना बढ़िया आयोजन, इतनी बड़ी भीड़, इतने बाबाओं का जमावड़ा, और संघ कहीं दुबका हुआ, संघ की चर्चा ही नहीं कहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इस कुंभ का जो हाइप है, जो मीडिया में छाया हुआ है कुंभ, उसमें संघ कहीं दिख ही नहीं रहा था। मोहन भागवत ने कंकड़ फेंका, और फेंक करके पूरे मीडिया का फोकस अपने तरफ कर लिया। ये जो पीक पर जा रहा था ना ग्राफ, थोड़ा सा इस बयान ने उस ग्राफ को नीचे किया। मित्रों, सांस्कृतिक राजनीति भी वो राजनीति ही है। कोई ऐसा नहीं कहेगा हम सांस्कृतिक संगठन है तो हमको कोई लेना देना नहीं है। अब तो हमारे जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो पॉलिटिक्स से अनटच्ड है। सभी चीजें जुड़ी हुई है। जन्म से लेकर के मरण तक राजनीति हमारा पीछा करती है, और हम राजनीति के गिरफ्त में होते हैं। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, यह बिल्कुल ही राजनीतिक बयान है, और एकदम समय पर दिया हुआ बयान है। और समय पर बयान दिया है कि बयान देते के साथ ही अब ये चारों तरफ जो है आज चर्चा का विषय केवल मोहन भागवत का बयान है। पहले योगी जी, मोदी जी, यह कुंभ, यह हिंदू पुनर्जागरण। अगर भैया इस शंकराचार्यों से हिंदू पुनर्जागरण हो जाए तो संघ क्या उखाड़ेगा, संघ क्या करेगा? 100 वर्षों से इतनी मेहनत की, इतने प्रचारकों ने अपनी जान झोंक दी है, तो क्या 100 वर्ष की मेहनत बेकार चली जाएगी और शायद बाबा महात्मा का मंडल लेकर के हिंदू जागरण कर लेंगे? तब संघ को कौन पूछेगा? बहुत ही
बेहतर वक्त पर यह बयान माना जाए मित्रों, इन्होंने जो बयान दिया है। अब इस बयान को लेकर के राहुल गांधी भड़क गए हैं, और भड़के हुए तो राहुल गांधी है ही, और वो पहले से ही संविधान की प्रतियां हाथ में हो और संविधान पर कोई बयान दे दे और राहुल गांधी कुछ ना बोले, तो यह ठीक नहीं है। राहुल गांधी और बोलते ही रहे, और आज जम के बोले कि अगर मोहन भागवत खास करके दूसरे दल में होते तो गिरफ्तार कर लिए रहते, ना जाने कितनी धाराएं उन पर लग गई होती, वो तिहाड़ जेल में शाखा लगा रहे होते। और इस बयान को सुन करके राहुल गांधी ने कहा इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए, और यही बात खड़गे ने कहा। लेकिन इस बयान के फेहरिस्त में बिहार से जो बयान आया है तेजस्वी यादव को, उन्होंने बयान क्या दिया है कि 5 सवाल ठोक दिया मोहन भागवत पर। मोहन भागवत पर कहा है कि मोहन भागवत जी बताएं कि संघ में कोई SC ST या OBC के लोग संघ प्रमुख क्यों नहीं बनते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आपके यहाँ कोई महिला प्रमुख क्यों नहीं बनती है, कोई महिला संघ प्रमुख क्यों नहीं बनती है। तीसरा सवाल है जाति आधारित जनगणना आप कब कराएंगे, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल यह है कि SC ST और OBC को आपने कहा है कि हमें मुकम्मल आजादी नहीं मिली है, तो आप मोहन भागवत जी यह बताइए कि पिछड़ों को आजादी कब मिलेगी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आजादी कब मिलेगी, यह भी तो बता दीजिए। आपने कहा कि यह आजादी बेकार की आजादी है, बेमतलब की आजादी है, खंडित आजादी है, यह अप्रतिष्ठित आजादी है, तो आपने इस बात को कहा। और पांचवा बयान यह है कि जो हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल है कि आप यह बता दीजिए कि जातीय जनगणना कब कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेकर के भी आप कहिए। ये 5 सवाल तेजस्वी यादव ने ठोक दिया मोहन भागवत पर। मोहन भागवत को तो बयान देना नहीं है, बयान जब देंगे तब तक। तेजस्वी यादव जैसे रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी को थोड़े वो अपने तरजीह देंगे, और बड़े लोग तो गंभीरता से बयान देते हैं, किस बयान का विरोध करना है, किस बयान का विरोध नहीं करना है। बोलते रहिए, आरोप लगाते रहिए, मुझे से पत्रकार भी बोलते, कौन सुनता है। तो तेजस्वी यादव भी बोले तो मोहन भागवत कितनी गंभीरता से उनके बयान को लेंगे, तो यह तो नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल हंगामा बरपा हुआ है बयान को लेकर के, और इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जब आप कहते हैं कि आगे बढ़ो। और सबसे खास बात है, इस बयान पर बवाल इसलिए उठा है, आपको आजादी से कोई मतलब नहीं है, आजादी में आपकी कोई कुर्बानी नहीं हुई है, पहले भी मतलब नहीं था, बाद में भी मतलब नहीं रहा, ये ठीक बात है। आपको तिरंगा के प्रति प्रेम नहीं रहा, यह भी बात ठीक है। लेकिन आपने जब यह बात कही कि मुकम्मल आजादी तब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगत सिंह इसीलिए शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद इसीलिए शहीद हुए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। राम और राम मंदिर की महत्ता, राम के प्रति जुड़ाव, यह हमारा निजी विषय है। मेरा अंतःकरण भी राममय है। रोज सुबह शाम राम पर लिखते हैं, बोलते हैं, राम को सुनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या। हम वाल्मीकि को भी सुनते हैं, तुलसी को भी सुनते हैं, और राम पर जितनी व्याख्या हो रही है उनको भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि यह मुकम्मल आजादी तब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यद्यपि इस प्रकार के बयान तो 1925 से लेकर के आते ही रहे हैं। आजादी की लड़ाई में आपके माफी मांगने की कहानी छपती ही रही है, लोग पढ़ते ही रहे, तब भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन घोर यह अपमानजनक है जब रक्त रंजित आजादी, कितनी पीड़ा, कितनी शहादत, कितनी कुर्बानियां, क्या क्या नहीं हिंदुस्तान ने झेला आजादी को पाने के लिए। माना कि आजादी हमारी खंडित हुई, लेकिन शहादत के प्रति असम्मान का भाव नहीं रहना चाहिए। यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि आजादी तब मिली जब यह हो गया उसको। अब इस आजादी का क्या करेंगे?
मोहन भागवत जी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको जिसको कहते कि यह मुकम्मल आजादी है, उस मुकम्मल आजादी के दुष्परिणाम आपने देख लिया कि जहां जहां राम की यात्रा हुई वहां वहां से सारी सीटें हार गए। हिंदुस्तान के मिजाज को समझने का प्रयास कीजिए भागवत जी। और तिस्मार खां और हिंदुस्तान का तकदीर, ये हिंदुस्तान आपका जागीर नहीं है कि जैसे मन तैसे हाँक देंगे, और आपकी रियासत भी नहीं है। और इतिहास को रियासत मत समझिए कि अपनी मन की बात घुसेड़ दीजिए कि हिंदुस्तान को आजादी मिली है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना। एक बच्चा भी जो है ना, छोटे क्लास के जो छात्र है ना, वे भी इस बयान पर थूकने लग जाएंगे जब आप कहेंगे कि आजादी मिली थी तब। सांस्कृतिक अस्मिता, संस्कृति के प्रति लगाव, सभ्यता के प्रति सम्मान, अपने पुरखे अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, यह एक अलग सवाल है। कोई जीवंत, कोई प्राणवंत पीढ़ी अपने पुरखों से नहीं दूर हो सकती। पुरखों के असम्मान में यह पीढ़ी भी नहीं है। वह लगाव अलग है। लेकिन जब आजादी को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ेंगे, मंदिर का महत्व हर हिंदू के भीतर है। सोते बैठते उठते जागते राम राम से तो यात्रा शुरू होती है। और आप कह देंगे कि आप उनको मत समझाइए राम का महत्व, कि राम मंदिर बन गया, आजादी उस दिन मिली है। यह आपकी दुकानदारी हो सकती है। हिंदुस्तान का राम अलग है। आप उसको अपने खूंटे में मत बांध लीजिए। आपकी शाखा के राम अलग हैं। आपके शाखा के राम माधव भी अलग हैं। और क्या क्या कहानियां राम और माधव आपके जो है ना, एक बार कहानी भी देख लीजिए। तो आप अपने राम को हिंदुस्तान का राम मत बताइए। और इस प्रकार के बयान से बचने का प्रयास कीजिए। नहीं तो खड़गे ने जो कहा है ना कि आप गली घूमने लायक नहीं रह जाएंगे, सच बात यही कि आप गली घूमने लायक नहीं रह जाएंगे। और गुस्से से जो मैं ये बात कह रहा हूं, संघ से कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की जो आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई है, उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। इस देश के वो जो बलिदानी विरासत है, इस हिंदुस्तान की जो बलिदानी विरासत है, इस विरासत पर किसी को सवाल करने का हक नहीं है। यह हमारे हिस्से की भी देशभक्ति है। हम शहीदों के अपमान को नहीं सहे, यह हमारे हिस्से की देशभक्ति है। मित्रों, आप भी अपने हिस्से की देशभक्ति को समझिए और इस प्रकार के बयान का विरोध करें। आपको आरक्षण को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के जितनी असहमतियां हैं कीजिए, लेकिन शहीदों के मजार पर जो लगने वाले मेले हैं, इसको झमेले में कन्वर्ट करने का काम जो आप चयनित किए हैं, इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम असम्मान करते हैं। नमस्कार, बने रहिए। कल फिर हम इसी तरह के बयानों को लेकर के अपनी बात कहने के लिए आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।